Hello students, in this video which is part 17 of the chapter 9 ray optics and optical instruments of class 12, I am going to discuss a very important topic for different 12th boards examinations. The topic is applications of total internal reflection of light, in which I will discuss 4 applications of total internal reflection, which will be a sparkling of diamond, right angle prism, ऑप्टिकल फाइबर एंड मिराज। इस वीडियो में मैं क्लास 12 के चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र चैप्टर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग, जिसमें 4 अनुप्रयोग, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 4 अनुप्रयोगों को मैं डिस्कस करूंगा, जिनके नाम हैं हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, प्रकाश तंतु, पोरो प्रिज्म या समकोण प्रिज्म तथा मृगमरीचिका मिराज। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। The brilliance of diamond, the brilliance or sparkling of diamonds is due to total internal reflection of light. हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। हीरे को इस ढंग से अगर उसको उपयुक्त ढंग से अगर उसे तराशा जाए, उसे काटा जाए, उसके फेसेस को, तो जब लाइट रे उसके एक फेस से, डायमंड के एक फेस से इंटर कर जाए, और जब आपतित प्रकाश किरण, इंसिडेंट लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसके क्रिटिकल एंगल, डायमंड के क्रिटिकल एंगल जो कि 24.4 डिग्री 24.4 है, क्रिटिकल एंगल डिग्री 24.4 डिग्री डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, 2.5, और आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माध्यम का पूर्णांक, यहाँ माध्यम डायमंड होगा, हीरा जो मटेरियल है हीरा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच का रिलेशन म्यू इक्वल टू या एन इक्वल टू 1/sin c। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और sin c इक्वल टू 1/μ, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू और एन का वैल्यू डायमंड के लिए 2.5 है, तो वह ज़्यादा होगा, तो क्रिटिकल एंगल उसके लिए कम हो जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल हीरे का डायमंड एयर इंटरफेस पर, मतलब हीरा और हवा के पृष्ठ पर, सीमांत पृष्ठ पर जो क्रिटिकल एंगल है डायमंड का, वह 24.4 डिग्री क्रिटिकल एंगल। तो जब लाइट रे डायमंड के किसी फेस से इंटर करे, उसके अंदर प्रकाश किरण इंटर करती है डायमंड के किसी फेस से उसके अंदर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल डायमंड का, जिसे मैंने बताया 24.4 डिग्री, उससे ज़्यादा हो जाए, तो लाइट रे डायमंड के अंदर ही उसके डिफरेंट फेसेस से बार बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है, और इस प्रकार लाइट गैदर हो जाता है काफ़ी अधिक परिमाण में, काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड में डायमंड के अंदर। और जब किसी पार्टिकुलर फेस से, किसी खास जगह से
सभी जगह से तो निकल नहीं सकता है, इस ढंग से उसका कंस्ट्रक्शन होता है डायमंड का। तो जब किसी एक खास फेस से, पार्टिकुलर फेस से डायमंड के लाइट रे जब बाहर निकलेगी तो काफ़ी चमकीला, वह प्रकाश किरण काफ़ी चमकीली प्रकाश किरण होती है, जो ह्यूमन आइज में जब इंटर करती है तो काफ़ी अधिक मैग्नीट्यूड का, काफ़ी चमक उसमें होती है। यही कारण है हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इट इज़ बेस्ड ऑन द phenomenon of total internal reflection of light. It is one of the applications of total internal reflection of light. Now write down the sparkling जो चमक होती है हीरे में, sparkling of a diamond, sparkling कहें या ब्रिलियंस कहें, of a diamonds is due to total internal reflection of light. प्रकाश की पूर्णांतिक परावर्तन की घटना पर हीरे का चमकना आधारित है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चूंकि क्रिटिकल एंगल काफ़ी कम होता है हीरे के लिए, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। साइन से इक्वल टू 1/μ और 1/n। तो क्रिटिकल एंगल इसका काफ़ी कम होता है डायमंड का, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 तो क्रिटिकल एंगल 24.4 डिग्री। देयरफॉर इफ ए लाइट रे enters through one of the faces, one of a particular face, one of the faces of a diamond at an angle greater than the critical angle which is 24.4 डिग्री, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। at an angle greater than critical angle which is denoted by C और IC, क्रिटिकल एंगल का सिंबल। क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना डायमंड के अंदर ही होगी। देखिए, द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस इनसाइड द टोटल internal reflection. The phenomenon of total internal reflections taking place inside the diamond, and when the light ray emerge out through one of the faces, through a particular face, the light are gathered due to total internal reflections inside the diamond at its different faces. The light is gathered, and if it emerge out of a particular face, then it sparkles. That is, diamonds sparkles. काफ़ी चमकीला, क्योंकि काफ़ी अधिक चमक होगी, लाइट उसके अंदर काफ़ी गैदर हो जाएगा। तो किसी एक पार्टिकुलर फेस से इस ढंग से लाइट को, डायमंड को काटा जाता है, कट किया जाता है, जिससे कि लाइट उसके किसी खास फेस से ही बाहर निकल पाएगा। तो लाइट अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण काफ़ी अधिक परिमाण में लाइट, अधिक मैग्नीट्यूड में लाइट गैदर हो जाता है। जब किसी फेस से बाहर निकलेगा तो काफ़ी उसमें चमक होगी, स्वाभाविक है। तो इसलिए हीरा चमकता है, काफ़ी ब्रिलियंस होगा उसमें। Total internal reflection taking place inside the diamond, and thus light gathers inside the diamond, that is, and thus light gathers, and when it emerges out at a particular face of the diamond, emerges out at a particular face
of the diamond. It seems to be very bright. काफ़ी चमकीला मालूम होगा, काफ़ी चमक होगी उसमें. It seems to be very bright. To be very bright. And this is the cause of brilliancy of a diamond. तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज राइट एंगल प्रिज्म. राइट एंगल प्रिज्म नंबर 2 एप्लीकेशन 2 इज राइट एंगल्ड प्रिज्म. दूसरा नाम इसका पोरो प्रिज्म और पोरो प्रिज्म. पोरो प्रिज्म. Second application of the total internal reflection of light is right angle prism or poro prism. और राइट एंगल प्रिज्म और पोरो प्रिज्म का यूज होता है किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को इन्वर्ट करने में उसके बिना साइज को चेंज किए हुए. मतलब साइज में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के इमेज को इन्वर्ट किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है उसके साइज में बिना चेंज किए हुए, बिना परिवर्तन किए हुए. और इसमें पोरो प्रिज्म में, राइट एंगल प्रिज्म या तो लाइट रे को 90 डिग्री से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करा सकता है, या पोरो प्रिज्म ऐसा भी होता है, पोरो प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है जो कि राइट एंगल प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है ये जो लाइट रे को 180 डिग्री से बेंड कर सकता है. तो दो सिचुएशन इसमें हो सकता है. एक तो 90 डिग्री पर लाइट को बेंड कर सकता है पोरो प्रिज्म या राइट एंगल प्रिज्म, और दूसरा पोरो प्रिज्म ऐसा होगा, राइट एंगल प्रिज्म ऐसा होगा जो लाइट रे को 180 डिग्री पर बेंड कर सकता है. तो दोनों केस को हम देखते हैं. पोरो प्रिज्म्स और राइट एंगल प्रिज्म्स डिजाइन टू बेंड द लाइट रे थ्रू 90 डिग्री and throw 180 degree are shown in figure 1 and figure 2. In figure 1, incident light ray when falls normally to the first surface of a right angle prism, and then the light ray falls to the second surface, and at an angle फर्स्ट फेस पर क्या होगा, फर्स्ट फेस पर जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट किया तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो हो जाएगा. मैंने बतलाया था पहले भी कि लाइट रे जब किसी सरफेस पर अगर नॉर्मली इंसिडेंट करेगा किसी मीडियम के सरफेस पर, यहाँ तो प्रिज्म है तो ग्लास का बना हुआ है, तो किसी भी सरफेस पर, वाटर सरफेस पर भी अगर मीडियम वाटर है तो वाटर सरफेस पर, एयर वाटर इंटरफेस पर भी लाइट रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो उस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों जीरो हो जाएगा. क्योंकि नॉर्मल भी हम जो ड्राउन करेंगे, लाइट रे इंसिडेंट है ये सरफेस के, इस राइट एंगल प्रिज्म के फर्स्ट फेस के, ये 90 डिग्री यहाँ एंगल है तो राइट एंगल प्रिज्म है ये. तो इस सिचुएशन में लाइट रे जब इंसिडेंट किया फर्स्ट फेस पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल भी उसी के लॉन्ग है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आपतन कोण अपवर्तन कोण दोनों 0 डिग्री हो जाएगा. क्योंकि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल से जितना एंगल फॉर्म होता है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का, वह एंगल होता है. यहाँ नॉर्मल भी इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्ट के ही अलॉन्ग है, तो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, आपतन कोण 0 हो गया. और स्नेल्स लॉ से n = sin i by sin r, तो अगर sin i 0 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 होगा नहीं किसी मीडियम का, तो निश्चित रूप से sin i = n × sin r, तो n × sin r = sin i फ्रॉम सेंस लॉ से, sin i 0
that is n sin r is equal to 0, that is n cannot be equal to 0, therefore sin r is equal to 0, therefore angle of reflection in the case of normal incidence is 0, and angle of incident तो 0 होगा ही। तो फर्स्ट सरफेस पर लाइट रे बिना रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन सीधे बिना बेंड किए लाइट रे निकल गई और दूसरे फेस पर जाके इंटर किया, जो कि ऑब्लिक है। ये फेस, ये सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म इज ऑब्लिक, तिरछा है। अब इस पर लाइट रे जब यहाँ जो नॉर्मल हम ड्रॉन किए तो यहाँ 0 डिग्री का केस नहीं है। यहाँ चूँकि लाइट यहाँ पर जो सरफेस है वो नॉर्मल नहीं है, सरफेस ऑब्लिक है, इसलिए यहाँ एंगल ऑफ यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल ड्रॉन किए, ये डॉटेड लाइन से नॉर्मल ड्रॉन किए, तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, चूँकि टोटल तो एंगल 90 है, जो चूँकि ये जो पोरो प्रिज्म है इसको 90 डिग्री से बेंड कर दिया इसको, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू जो होगा 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए नियरली 42 डिग्री होता है, तो उससे ज़्यादा हो गया। ग्लास के लिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रिटिकल एंगल का मान 42 डिग्री होता है, और यहाँ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉन की है, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये डॉटेड लाइन से, तो ये 45 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, जबकि क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट रे अब यहाँ से इस सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि यहीं से बेंड कर जाएगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर में, और फिर जो है इसके निचले सरफेस से इसके जो बॉटम सरफेस है उससे लाइट रे बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रकार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है इसके सेकेंड फेज पर प्रिज्म के, और कब हुआ? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, जैसा कि हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट फिगर 1 में जो पोरो प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, वो लाइट रे को बेंड किया कितने एंगल से? लाइट रे को बेंड किया 90 डिग्री से। और यहाँ पर फिगर 2 में दूसरा एक पोरो प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री है, तो राइट एंगल प्रिज्म है। तो उस सिचुएशन में यहाँ से जो लाइट रे इंटर करेगा इसके फर्स्ट फेज से, ये इसको प्रिज्म को इस ढंग से रखा गया है, इसके बेस को, इसके एक फेस बेस को जो है इस ढंग से रखा गया है वर्टिकली। तो लाइट रे इस पर जो है फिर नॉर्मल इंसिडेंट हुआ इस फेस पर, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस फेस के लिए जो इसका बेस है प्रिज्म का, तो उसके लिए फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। अब लाइट रे सेकेंड फेस पर जो कि ऑब्लिक है, तिरछा है, इस पर इंसिडेंट हुआ लाइट रे, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ सेकेंड फेस पर, लेकिन ये फेस जो है कैसा है? नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, ऑब्लिक है, तो इसलिए नॉर्मल यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉन किए, देखिए यहाँ नॉर्मल है, और यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, ये 45 डिग्री होगा, और क्रिटिकल एंगल यहाँ ये ग्लास के लिए 42 डिग्री केवल होता है, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट रे का इसके अंदर वाले फेस पर, जब लाइट रे तो फर्स्ट फेस से सीधे निकल गया बिना डेविएट हुए, इसलिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। और यहाँ पर एंगल सेकेंड में अंदर वाले फेस पर जो दूसरा फेस है इसका, तो प्रिज्म का, राइट एंगल प्रिज्म का, तो उस पर इंसिडेंट लाइट रे हुई है, तो यहाँ पर नॉर्मल जब ड्रॉन किए हैं, ये नॉर्मल हमने ड्रॉन किया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, तो ये एंगल हो गया कितना? 45 डिग्री, जो कि इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री से ज़्यादा है। तो अब लाइट रे फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हुई यहाँ, टोटल फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द सरफेस, एंड लाइट रे इज नॉट इमर्ज आउट of this phase, but it is totally internally reflected. Light ray is totally internally reflected at this phase, and again falls at the next phase and the next phase of the prism. अभी देखिए इस फेस पर यहाँ से इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद इस फेस पर, इसके थर्ड फेस पर इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पर भी अब नॉर्मल हमने ड्रॉन किया, देखिए यहाँ नॉर्मल ड्रॉन किए यहाँ, क्योंकि ये फेस भी नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ऑब्लिक है, तो यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉन किया, तो यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा फिर 45 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 डिग्री। तब लाइट रे फिर से अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के, बेंड होकर के रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा नीचे, बल्कि यहीं से लाइट रे लौट जाएगी प्रिज्म के अंदर ही, और इस फेस से, जिस फेस से इंटर किया था बेस से, इस फेस से, फर्स्ट फेस से इसका जो है यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ फर्स्ट फेस है, सेकेंड फेस है, ये थर्ड फेस है, लेकिन थर्ड फेस को ही सामने रखा हुआ है, तो इससे फिर लाइट रे अब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के इस सेकेंड फेज से फिर बाहर निकल जाएगा, फिर थर्ड फेज, जो हालांकि पहला फेज था इसके लिए, मैंने जिस ढंग से रखा है लाइट इंटर किया है, ये थर्ड फेज है, ये फर्स्ट फेज है, सेकेंड थर्ड फेज से लाइट इंटर किया है, फिर जाकर के नॉर्मली इंसिडेंट का केस है, सेकेंड फेज पर जाके फर्स्ट फेज पर जाकर के फिर इंसिडेंट हुआ, और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर नहीं निकला एयर में, बल्कि ग्लास के अंदर ही, प्रिज्म के अंदर, ग्लास प्रिज्म के अंदर ही, पोरो प्रिज्म के अंदर ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया, पूर्णांतरिक
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ पर हो गई इस फेस पर, और फिर अब सेकेंड फेस पर लाइट रे फिर इंसिडेंट किया है, फिर नॉर्मल हमने ड्रॉन किया यहाँ पर, क्योंकि ये फेस भी जो सेकेंड फेस है वो भी ऑब्लिक है, परपेंडिकुलर नहीं है। अब यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल इसका जो प्रिज्म का होता है, प्रिज्म मटेरियल दैट इज ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है, तो इसके लिए 42 डिग्री है, तो फिर 45 डिग्री का वैल्यू क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कि है उसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, तो लाइट फिर नीचे नहीं जाएगी, मतलब इस सरफेस से सेकेंड फेस से बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि फिर से यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना फिर से हुई, और इस प्रकार जो लाइट रे ये जो प्रिज्म है सेकेंड फिगर 2 में, ये लाइट रे को कितने एंगल से मोड़ दिया, फिर लाइट रे फिर उसी डायरेक्शन में, फिर लाइट रे जिस डायरेक्शन से इंटर किया था उसी डायरेक्शन में होकर के डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस प्रकार 180 डिग्री एंगल से या पोरो प्रिज्म या राइट एंगल प्रिज्म लाइट रे को बेंड कर दिया जो फिगर 2 में है, जबकि फर्स्ट फिगर 1 में 90 डिग्री से उसे बेंड किया था। तो इस प्रकार टोटल इंटरनल की घटना, रिफ्लेक्शन की घटना इसके दोनों फेसेस पर हो रही है, और इस प्रकार लाइट रे फिर से जो है देखिए फिर से उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन में फिर वापस लौट गया, मतलब 180 डिग्री से यहाँ पर लाइट रे को बेंड किया है पोरो प्रिज्म या राइट एंगल प्रिज्म। इस प्रकार पोरो प्रिज्म की हेल्प से, तो इस प्रकार पोरो प्रिज्म का यूज या राइट एंगल प्रिज्म का यूज इमेज को प्रतिबिंबों को बिना उसके साइज में चेंज किए हुए इन्वर्ट करने में, उल्टा करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो जैसा कि ये फिगर 2 और फिगर 1 में रिप्रेजेंट किया गया है। तो पोरो प्रिज्म्स और राइट एंगल प्रिज्म्स और पोरो प्रिज्म्स दूसरा नाम है, और right angle prisms in figure 1 and figure 2. In figure 1 and figure 2, on the basis of total internal reflection, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन of light bend the light rays, फिगर 1 में 90 डिग्री से bend the light rays और लाइट रेज थ्रो 90 डिग्री, फर्स्ट केस में फिगर 1 में 90 डिग्री से बेंड किया है इस ढंग से, 90 डिग्री से, ये देखिए 45, ये भी 45 हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। bend the light rays through 90 degree and 180 degree respectively। और दोनों फिगर में जो पोरो प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म है, तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हुई, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और इसका यूज होता है किसमें, पोरो प्रिज्म और राइट एंगल प्रिज्म्स आर यूज्ड, पोरो प्रिज्म्स are used to invert image without changing in size, ऑब्जेक्ट के इमेज को ये इन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उसके साइज में कोई चेंज नहीं होगा, विदाउट चेंज इन देयर साइज। सो पोरो प्रिज्म्स और राइट एंगल प्रिज्म्स आर यूज्ड टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंज इन साइज। ऑब्जेक्ट के साइज में बिना चेंज किए हुए उसके इमेज को ये इन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री से लाइट रे को बेंड किया है, और इसमें 180 डिग्री से फिगर 2 में। नाउ द थर्ड application of total internal reflection is optical fiber.
which is an optical pipe based on the phenomenon of internal reflection and total internal reflection. ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु, हिंदी में प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर को कहा जाता है, जो एक प्रकाश की नली है, ऑप्टिकल ट्यूब है, जिसके हेल्प से जो पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर आधारित है, और जिसके हेल्प से बहुत कम एनर्जी के लॉस पर या बहुत कम लाइट इंटेंसिटी के लॉस पर लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक या लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेजा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव किया जा सकता है। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैन बी डन with the help of optical fiber tube। और इसके लिए ट्रांसड्यूसर्स के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद ट्रांसड्यूसर जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा तो उसके बाद लाइट सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंसेस तक, एक जगह से दूसरे जगह तक ऑप्टिकल फाइबर के हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब्स के हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का काफ़ी यूज हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रांसड्यूसर्स। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज आजकल ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन में भी हो रहा है। नाउ-ए-डेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो सिग्नल्स और वीडियो सिग्नल्स। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज जो मानव शरीर के अंग, ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टोमक है, इसके अलावा आंत है, तो उसके अंदर प्रकाश को भेज करके ऑप्टिकल पाइप की हेल्प से एग्जामिन किया जा सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर की चीज़ों का एग्जामिन किया जा सकता है, जैसे कि आंत है, स्टोमक है, इन सभी का एग्जामिन किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को इंडियोस्कोपी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडियोस्कोपी, इन विच लाइट सिग्नल्स आर सेंड in the human body through optical pipe, through optical fiber to examine its internal parts, that is to examine internal parts of human bodies. This process is called इंडियोस्कोपी। ये सब तो यूज हुआ ऑप्टिकल फाइबर का। और ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर, फिनोमेनन पर आधारित है, बेस्ड है। Optical fiber is based on the phenomenon of total internal reflection, and optical fibers are fabricated or constructed using glass, high quality glass or quartz. The inner part of an optical fiber is called core, while outer cover of the optical fiber tube is called cladding। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्लास या क्वार्ट्ज की हेल्प से। और ऑप्टिकल फाइबर का, प्रकाश तंतु का अंदर का भाग को कोर कहा जाता है। इंटरनल जो सेंट्रल पार्ट है, पोर्शन है ऑप्टिकल फाइबर का, उसे कोर कहा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिवली हाई होता है, और नियरली 1.7। और ऑप्टिकल फाइबर के कोर के बाहर का जो कवर है, आवरण है ऑप्टिकल फाइबर का, उसको क्लैडिंग कहा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल होता है,
नियरली 1.5। तो ये हाउ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये चीज़ हुआ। अब कैसे वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर, फेनोमेनन पर। तो व्हेन एनी लाइट रे इंटर्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब को। ऑप्टिकल फाइबर की यही विशेषता है कि अगर बेंट फॉर्म में भी होगा तो ऊपर भी लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसको भी तो लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है ट्रांसड्यूसर्स के हेल्प से। तो उसको एक इंच से दूसरे इंच तक, जब लाइट एक इंच से इंटर कर जाएगा तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट से होते हुए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होते हुए फेनोमेनन को अकर होते हुए उस फेनोमेनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन को फॉलो करते हुए लाइट सिग्नल आसानी से एक इंच से जब इंटर कर जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। क्योंकि अंदर का जो पार्ट है उसको कोर कहा जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, और बाहर का पार्ट क्लैडिंग है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का नियरली 1.5 होता है। लेकिन कोर जो भीतर का पोर्शन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंटरनल पार्ट जो है कोर का, सेंट्रल पार्ट या इंटरनल पार्ट ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.7 इसका अंदर का, इसको कोर कहा जाता है। और बाहर क्लैडिंग है, नीचे भी बाहर क्लैडिंग है। तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और इसका कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो जब लाइट रे इंटर करेगा किसी एक इंच से, ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब को यहाँ दिखाया गया है बेंड फॉर्म में, और एंगल ऑफ इंसिडेंट आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट रे, और ये चूँकि डेंसर मीडियम से, कोर डेंसर मीडियम का एक वर्क करेगा, और इसके बाहर क्लैडिंग है, बाहर जो इसका कवर होता है, आउटर कवर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड क्लैडिंग। तो जब लाइट रे कोर में है, कोर में इंटर किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और डेंसर मीडियम है ये, और डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के इंटरफेस, क्लैडिंग रेयर मीडियम है, तो डेंसर और रेयर मीडियम के इंटरफेस पर लाइट जब इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो अब लाइट जो है अब क्लैडिंग में नहीं जा करके टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया अपर सरफेस से, फिर नीचे गया यहाँ पर, फिर यहाँ भी इसके बाहर क्लैडिंग है, तो फिर यहाँ पर फिर से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के लोअर सरफेस से फिर अपर सरफेस पर गया, और इस ढंग से लाइट लगातार ऑप्टिकल फाइबर के अपर तथा लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब के दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भी हम बहुत कम एनर्जी के, लाइट एनर्जी के लॉस पर, या बहुत कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस पर लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। और इसके लिए कई ऑप्टिकल फाइबर्स ट्यूब का यूज किया जाता है, उसको कनेक्ट करके आपस में लाइट सिग्नल को काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है। ये इसका वर्किंग हो गया। ये ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब का, जिसमें कि फिगर में प्रोपेगेशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर ट्यूब दिखलाया गया है। लाइट यहाँ इंटर किया एक इंच से, दूसरे इंच से बाहर निकल गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को फॉलो करते हुए। तो नाउ राइट डाउन ऑप्टिकल फाइबर इज एन ऑप्टिकल ट्यूब used to transmit, बेसिक इसका वर्क है, मेन इसका वर्क है लाइट सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करना, लेकिन इसके अलावा इंडियोस्कोपी में भी होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जाता है, और एक्सटेंसिवली इसका यूज है ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स के भी ट्रांसमिशन में आजकल काफ़ी यूज हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर का। यूज टू ट्रांसमिट, ऑप्टिकल फाइबर इज एन ऑप्टिकल ट्यूब यूज टू ट्रांसमिट मैनी लाइट सिग्नल, to transmit light signals from one place to another place at very small बहुत कम लॉस होता है लाइट सिग्नल का, बहुत एनर्जी का, लाइट एनर्जी का बहुत कम एनर्जी लॉस
लाइट एनर्जी का काफ़ी स्मॉल, बहुत कम लॉस होता है इससे, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। at the cost very a small energy loss, at the cost of very a small energy loss, लाइट एनर्जी लॉस का इंटेंसिटी लाइट जो लाइट की जो एनर्जी है वो काफ़ी कम नुकसान होता है ऑप्टिकल फाइबर से एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करने में। और ये ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड, ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड और कंस्ट्रक्टेड using ग्लास और क्वार्ज, यूजुअली क्वार्ज ट्यूब का यूज किया जाता है। क्वार्ज मटेरियल हैविंग इनर जो पार्ट होता है अंदर इंटरनल, उसको कोर कहा जाता है। हैविंग कोर्स एंड क्लैडिंग्स। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसलिए डेंसर मीडियम का वर्क करेगा। म्यू इक्वल टू 1.7 एंड क्लैडिंग्स जो होगा, क्लैडिंग्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 म्यू इक्वल टू 1.5। when light ray, अभी वर्किंग इसका, if a light ray enters through one end of an optical fiber at an angle greater than the critical angle, at an angle that is I is greater than C। यहाँ पर लाइट इंटर किया है एक इंच पर, और इसके कोर तथा क्लैडिंग का इंटरफेस पर, अपर फेस पर I is greater than C है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। और लाइट रे डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम के इंटरफेस पर इंसिडेंट हुई है, डेंसर से रेयर की ओर जा रही है, ट्रेवल कर रही है। आई इज ग्रेटर देन सी है, तो लाइट रे अब इसी मीडियम में लौट आएगी, मान कोर में ही लौट आएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी। और फिर लोअर सरफेस पर जाकर के फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा, तो बार बार रिफ्लेक्शन होगा इसके अपर तथा लोअर सरफेस से। और इस प्रकार लाइट रे एक इंच से इंटर करके दूसरे इंच तक आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को, घटना को फॉलो करते हुए दूसरे इंच से बाहर निकल जाएगी। तो इफ ए लाइट रे इंटर्स थ्रू वन एंड ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल greater than the critical angle, that is I is greater than C, I is the angle of incidence, C is the critical angle, then light ray is totally internally reflected, then the light ray is totally internally reflected inside the core of the optical fiber tube। चूँकि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, रेयर मीडियम का वर्क करेगा, और कोर डेंसर मीडियम का जैसा बिहेव करेगा। रिफ्लेक्टेड इनसाइड द कोर एंड मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लाइट रे दूसरे इंच से बाहर होगा, एंड ट्रेवल along the tube, and travel along the tube, and travels along the tube, and then finally emerge out at the other end of the tube, optical fiber tube, and finally emerge out through the other end of the tube. Other end of the tube. This is the working of
ऑप्टिकल फाइबर। Now fourth application of total internal reflection is mirage. A very interesting phenomenon occurs during hot days in deserts or on a coal tarred roads. मिराज को हिंदी में मृग मरीचिका कहा जाता है। मृग मरीचिका इसलिए कि ये रियल चीज़ है ही नहीं, मृग तृष्णा है, भ्रम होता है रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में, डेजर्ट्स मरुस्थलों में, या अपने सड़क पर भी, कोलतार की सड़क पर भी। कोलतार की सड़क दूर से देखने पर, अगर किसी मोटर व्हीकल से हम जा रहे हैं तो दूर देखने पर दिखाई ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि रोड भींगा हुआ है, रोड इज वेटेड। परंतु नज़दीक पहुंचने पर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए इसका नाम मिराज है, मृग मरीचिका है। उसी ढंग से रेगिस्तानों में भी यह घटना होती है। वहाँ भी डियर, मृग को ऐसा आभास होता है दूर से देखने पर कि आगे जलाशय है, आगे वाटर है, और उसकी खोज में वहाँ तक वह पहुँचता है। लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे फिर लगता है कि थोड़ा और आगे है ऐसा। तो इस ढंग से, लेकिन वह कभी वह वाटर का पुल, वाटर का संग्रह, कलेक्शन, पूल ऑफ वाटर मिल नहीं पाता उसे। तो इसलिए इसका नाम मिराज है, मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। तो it is an optical illusion which is observed in a desert or on a coal tar road in a hot summer day. It seems to be water ahead from an observer, but there is no water if the observer reaches at that place, which is called mirage. So now write down mirage. It is an optical illusion, एक दृष्टि भ्रम है, प्रकाशीय भ्रम, एन ऑप्टिकल illusion which, और ये इस घटना को पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना पर आधारित है, बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल which based on total internal reflection of light, internal reflection of light during hot summer days. It seems to be वाटर और पुल ऑफ वाटर, वाटर का संग्रह, पुल ऑफ वाटर अहेड, अगर दूर देखें, एट डिस्टेंट प्लेस, एट डिस्टेंट प्लेसेस, डिस्टेंट प्लेस, पुल ऑफ वाटर अहेड ऑफ एन ऑब्जर्वर, and it is likely to seem that image of a tree in a desert, its virtual image, its virtual but inverted image seems to be formed in the pool of water. ऐसा लगेगा कि वाटर के संग्रह में, पुल दूर से देखने पर वाटर के पुल में, उसका वाटर के संग्रह में उस ट्री का इमेज, उसका इमेज दिखलाई दे रहा है, डूबा हुआ है। परंतु नज़दीक में पहुंचने पर
वैसा कोई पूल ऑफ वाटर वो दिखलाई नहीं देता है। टू बी वाटर और पूल ऑफ वाटर अहेड ऑफ, इट सीम्स टू बी वाटर और पूल ऑफ वाटर अहेड ऑफ एन ऑब्जर्वर, बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ नॉट सो, ऐसा होता नहीं है। इट इज़ नॉट सो इफ द ऑब्जर्वर reaches to that place, reaches to that place। अब मिराज का कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ग्राउंड के नीचे गर्मी के दिनों में ग्राउंड के कांटेक्ट में जो एयर का लेयर्स है वह गर्म हो जाता है, क्योंकि ज़मीन गर्म होती है। सैंडी सरफेस डिजर्ट्स में गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्म हो जाता है, तो उसके नज़दीक का सैंडी सरफेस या ग्राउंड के नज़दीक का जो एयर होगा वो वार्मर हो जाएगा, एयर वार्मर नियर ग्राउंड और सैंडी सरफेस। लेकिन उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर के ऊपर का, मान लिया कि कोई ट्री से सनलाइट से जो लाइट रे ट्री से होते हुए जब नीचे की ओर आएगी लाइट रे, तो ऊपर का जो, चूँकि ऊपर जो है रिलेटिवली डेंसर मीडियम है, चूँकि उसका डेंसिटी नीचे का जो लेयर है एयर का सैंडी सरफेस के नज़दीक, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसका डेंसिटी घट जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाता है, तो लेस डेंस हो गया एयर। लेस डेंस का मतलब है कि रेयर मीडियम का काम करेगा, लेकिन ऊपर का टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम है अपर एटमॉस्फेयर का, या ऊपर की जो एयर है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम, बॉटम माने ग्राउंड के नज़दीक का जो एयर है उसके रिस्पेक्ट में कम टेम्परेचर है, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा अपर लेयर्स ऑफ एयर का, जिससे कि वह डेंसर मीडियम के जैसा बिहेव करेगा ऊपर का जो लेयर है। लेकिन नीचे का लेयर का चूँकि टेम्परेचर डेंसिटी घट जाता है वॉल्यूम ज़्यादा होने से, एक्सपेंड करता है, एयर एक्सपेंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। इसलिए ग्राउंड के या सैंडी सरफेस के नज़दीक का जो एयर होगा वह लेस डेंस होगा, उसकी डेंसिटी घटेगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डॉट आई डॉट लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म में, तो डिक्रीजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे ग्राउंड से तो डेंसिटी बढ़ेगा, एयर का डेंसिटी बढ़ेगा, और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ने से वो डेंसर मीडियम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। तो जब कोई लाइट रे ट्री से होते हुए, सन से जो लाइट रे आएगा ट्री से होते हुए जब नीचे की ओर आएगा, ऊपर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो नॉर्मल से दूर हटता जाएगा। और एक देखिए यहाँ पार्टिकुलर यहाँ पर लेयर है एयर का, तो यहाँ पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, यहाँ आई इज ग्रेटर देन सी है, तो लाइट रे अब टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से टोटली रिफ्लेक्ट होकर के ऑब्जर्वर के आई में इंटर करेगा। प्रकाश किरण यहाँ से इंटर करेगी सीधे ऑब्जर्वर के आई में, चाहे ऑब्जर्वर वो डियर हो, मृग हो, हिरन हो या आदमी हो। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से देखने पर इसका वर्चुअल इमेज, अब देखिए डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, इस ट्री का वर्चुअल इमेज यहाँ फॉर्म हो जाएगा पूल ऑफ वाटर में। लगेगा कि वाटर में उसका जो इमेज है, माने उसका पेड़ जो है, कोई जो पेड़ है, ट्री है, उसका अपर पार्ट वाटर में तैर रहा है, ऐसा दूर से देखने पर भ्रम होगा। लेकिन वहाँ नज़दीक पहुँचने से ऐसा कुछ होगा नहीं, जो कि इस घटना के कारण हुआ। अब तो लाइट रे यहाँ पर जिस एयर के लेयर पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्लिक कर लेंगे, तो लाइट रे टोटली रिटर्न बैक हो जाएगा उसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में, अर्थात पूर्णांतरिक परावर्तन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन यहाँ आकर करेगा। अब लाइट रे यहीं से बेंड कर जाएगा। तो लाइट रे तो वास्तव में इस टी से आ रही है, प्रकाश किरण टी से आ रही है, लेकिन ऑब्जर्वर को लगेगा कि वो लाइट जो है यहाँ, उसको वह नीचे देखेगा, इस चीज़ को वो नीचे देखेगा। इसलिए ऐसा लगेगा कि पूल ऑफ वाटर जलाशय में पेड़ का ऊपरी अपर पार्ट फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी घटना यही कारण है कि डिजर्ट्स में या कोल्टार रोड पर गर्मी के दिनों में ऐसे दूर से देखने पर लगेगा जैसे कोई मोटर व्हीकल से जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि रोड भींगा हुआ है, वेटेड, लेकिन वास्तव में वहाँ पहुँचने पर होता नहीं है। ऐसा लगेगा कि पानी फैला हुआ है, वेटेड है, भींगा हुआ है, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। तो कारण इसका ही है कि टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की घटना का होना।
लाइट रे ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो नॉर्मल से दूर हटता जाएगा, और एक पार्टिकुलर एयर के लेयर पर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो लाइट रे यहीं से बेंड कर जाएगी, बेंड करके ऑब्जर्वर के आई में इंटर करेगी। तो ऑब्जर्वर ये देखेगा कि उसको लगेगा कि ये अपर पार्ट लाइट रे यहाँ एक्चुअल तो यहाँ से आ रही है ट्री से होते हुए, लेकिन लगेगा कि यहाँ से आ रहा है, मतलब ट्री का अपर पार्ट पानी में फैला है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ऐसा मालूम होगा। तो ये इसी को मिराज कहा जाता है, जो कि एक तरह से दृष्टि भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो कि गर्मी के दिनों में होता है, हॉट समर डे रेगिस्तानों में होता है, या कोल तार की सड़क पर होता है। तो इसी के साथ ये 4 एप्लीकेशंस इस पार्ट में, जो कि पार्ट 17 था रे ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, ये मैंने किया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है। इसका डिफरेंट ऑप्टिकल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, उसका यूज भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है, 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ रे ऑप्टिक्स का जो पार्ट्स है, पार्ट 17 तक अभी फ़िलहाल इतना ही मैं इसमें कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ और पार्ट्स जोड़े जाएंगे बाद में, लेकिन अभी एग्जामिनेशन को देखते हुए, नज़दीक देखते हुए, और जो अभी इस बार का सिलेबस है उसको देखते हुए, CBSE का जो सिलेबस है और डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस का भी, लेकिन CBSE में स्पष्ट रूप से उसके सिलेबस को देखते हुए इस वीडियो को यहीं तक मैं समाप्त, इसी पार्ट तक फ़िलहाल रोकूंगा। इसके बाद में आगे भी कुछ पार्ट्स इसमें जोड़े जाएंगे, लेकिन इसके बाद मैं वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करूंगा, उसके बाद एटम्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, सेमीकंडक्टर डिवाइस। थैंक यू वेरी मच।